नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद रोशन सर में। विद्यार्थियों, जो हमने श्रृंखला शुरू कर रखी है एनसीईआरटी की कक्षा 12 से संबंधित, और हमारी जो दूसरी जो बुक है भारत लोक और अर्थव्यवस्था, उसके हमने 2 अध्याय हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज जो अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं विद्यार्थियों, वो कौन सा है? आपका तीसरा जो अध्याय है भू संसाधन और कृषि। तीसरा जो अध्याय है उसकी शुरुआत करेंगे आज हम भू संसाधन और कृषि। विद्यार्थियों, ये जो अध्याय है ये थोड़ा बड़ा ज़रूर है, लेकिन यहाँ से हमारे बोर्ड एग्जाम के अंदर महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। छोटे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं और यहाँ से आपका जो बड़ा प्रश्न है वो भी आपका इस अध्याय के अंदर से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप जितने भी वीडियो आए इस पार्ट से संबंधित, वीडियो थोड़े से एक अधिक हो सकते हैं, लेकिन आप धैर्य के साथ में बने रहिए हमारे साथ में। और आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं इसी के साथ में। देखो, जो अध्याय का जो नाम है हमारा वो क्या है? भू संसाधन एवं कृषि। भू संसाधन और कृषि। यहाँ पर एक शब्द हम देख रहे हैं जिसका नाम क्या है? देखो, भू संसाधन। सबसे पहले तो बात यही है कि भू संसाधन क्या होते हैं या फिर संसाधन क्या होते हैं, संसाधन हम किसे कहते हैं। तो विद्यार्थियों, आपको निश्चित रूप से संसाधन की परिभाषा याद होगी। संसाधन हम किसे कहते हैं? वे समस्त भौतिक वस्तुएं या वे सभी वस्तुएं जो मानव के उपयोग में आती हैं या मानव जिन वस्तुओं का उपयोग करता है वो सभी संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो संसाधन कहलाते हैं। तो यहाँ जो हम बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? भू संसाधन की बात करेंगे। यानी कि भू से मतलब भूमि। जिस भूमि के ऊपर हम रहते हैं वो भूमि हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि मकान हैं, विद्यालय है, सड़कें हैं, उद्योग धंधे हैं, पेड़ पौधे हैं, खेत खलियान हैं, ये सभी के सभी कहाँ पर हैं? भूमि पर स्थित है। इसलिए भूमि मानव के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन हो जाता है। तो उसी संसाधन से संबंधित आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भू संसाधन, और इसका जो अगला जो पार्ट है इसी के अंदर वो क्या है? कृषि। तो कृषि से संबंधित जो बातें हैं वो भी हम आगे के जो वीडियो क्लासेज आएंगे हमारी, उसके अंदर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं बेसिकली भू संसाधन से। तो आपको पता है विद्यार्थियों कि भूमि जो है उसका उपयोग जो है वो विभिन्न प्रकार से किया जाता है। जैसे मान लो आप अभी जो वीडियो आप देख रहे हो, आप अपने घर में बैठ करके देख रहे होंगे। भूमि का जो उपयोग है वो आपका घर बनाने के लिए किया गया होगा, या फिर आप सड़क मार्ग से होते हुए स्कूल जाते होंगे, विद्यालय जाते होंगे, तो जो सड़क बनी हुई है वो भी किसी भूमि के ऊपर बनी हुई होगी, और जो विद्यालय बना हुआ है वो भी भूमि पर बना हुआ होगा। सड़कें हैं, उद्योग धंधे हैं, आप वन क्षेत्र है, आपका कृषि क्षेत्र है, ये सारे के सारे भूमि के किसी न किसी हिस्से के ऊपर बने हुए होते हैं। तो ये जो उपयोग है भूमि का वो किस प्रकार से किया गया है? सड़कों के रूप में भूमि का उपयोग किया गया है, खेतों के रूप में भूमि का उपयोग किया गया है, या फिर आपका भवन बनाने के लिए उपयोग किया गया है, गाँव बसाने के लिए उपयोग किया गया है। किस प्रकार से भूमि का उपयोग किया गया है और कितने वर्गों में इस भू उपयोग को हम बांटते हैं, उन सब का अध्याय हम इस क्लास के अंदर करने वाले हैं कि भारत के अंदर भू उपयोग को हम कितने वर्गों के अंदर बांट सकते हैं, और उनका जो अर्थ है, वो प्रयोग है, वो किस प्रकार से भूमि का किया जाता है, उन सब के बारे में हम इसी क्लास के अंदर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं भू उपयोग से संबंधित। अभी आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि भू उपयोग से संबंधित जो बातें शुरू करने से पहले आपको 2 विभागों के बारे में आपको जानना होगा। एक भारतीय सर्वेक्षण विभाग और एक भू राजस्व विभाग। विद्यार्थियों, आपके एक यहाँ से एक छोटा प्रश्न भी पूछा जा सकता है, जो मैंने यहाँ पर नोट लगा कर भी लिख दिया है। क्या है? देखो, भू राजस्व विभाग भू उपयोग संबंधी अभिलेख रखता है। किससे संबंधित अभिलेख रखता है विद्यार्थियों? भू उपयोग से संबंधित अभिलेख रखता है। तो रिक्त स्थान दे करके और हमसे बोर्ड परीक्षा के अंदर ये पूछा जा सकता है कि खालिस्तान विभाग भू उपयोग संबंधी अभिलेख रखता है। तो कौन सा विभाग भू अभिलेख संबंधी जो अभिलेख है वो कौन रखता है? तो भू राजस्व विभाग भू उपयोग संबंधी अभिलेखों को रखता है। यानी कि भू अभिलेख क्या है कि भूमि का जो उपयोग है वो किस प्रकार से हो रहा है, इसके बारे में जो डाटा है, जो रिकॉर्ड रखने का जो कार्य है, वो कौन सा विभाग है? भू राजस्व विभाग ये कार्य करता है। ठीक है, अब आप देखोगे आगे भारतीय सर्वेक्षण विभाग और भू राजस्व विभाग के बारे में हमारी बुक के अंदर दे रखा है, तो इनके बारे में भी हम थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। भू सर्वेक्षण
विभाग या भू राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग, वैसे दोनों ही विभाग क्या हैं, अलग अलग हैं और दोनों का जो कार्य है वो भी क्या होता है, अलग अलग होता है विद्यार्थियों। तो दोनों के कार्य को हम बहुत ही संक्षिप्त रूप में हम समझने का प्रयास करेंगे और आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग और भू राजस्व विभाग क्या क्या कार्य करते हैं। तो दोनों को ही हम शॉर्ट में हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय सर्वेक्षण विभाग और भू राजस्व विभाग किस प्रकार से अलग है। ठीक है, तो देखिए, आप जिस गांव के अंदर रहते हैं या जिस राज्य के अंदर रहते हैं या जिस देश के आप निवासी हैं, उस देश के जो मानचित्र बनाने का कार्य है या उस क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्रफल बताने का जो कार्य है, ये सर्वेक्षण करने का जो कार्य है वो कौन सा विभाग करता है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग करता है। यानी कि जिस गांव में आप रह रहे हो उस गांव का क्षेत्रफल कितना है या फिर उस राज्य का क्षेत्रफल कितना है, देश का क्षेत्रफल कितना है, इस संबंधित जो डाटा है, जो मानचित्र बनाने का जो कार्य करता है वो कौन सा विभाग करता है, आपका भारतीय सर्वेक्षण विभाग। तो देखो, राज्यों के भौगोलिक क्षेत्रों की, किसकी, राज्यों के भौगोलिक क्षेत्रों की सही जानकारी उपलब्ध करवाने का जो कार्य है वो कौन सा विभाग करता है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग इसकी जानकारी प्रदान करता है। और भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है ये डाटा कलेक्ट करके और एक मानचित्रण का जो कार्य है, यानी कि जिस मानचित्र का आप अध्ययन करते हो, जो मानचित्र आप भारत का मानचित्र आप देखते हो, तो आप उसके अंदर देखते हो कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो बिल्कुल फिक्स है, वो हमेशा ही क्या रहता है, एक ही रहता है। जैसे हम बात करें राजस्थान के क्षेत्रफल की, तो राजस्थान का क्षेत्रफल फिक्स है, यानी कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और जैसे हम बात करें आपके गांव की, कि आपका गांव जो है उसका जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो क्या है, फिक्स है, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये सारे के सारे जो कार्य करने का, ये जो मानचित्रण का जो कार्य है वो कौन सा विभाग करता है विद्यार्थियों, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। कौन सा विभाग करता है ये कार्य, भारतीय सर्वेक्षण विभाग ये कार्य करता है। ठीक है, और इसकी जो जानकारियां होती हैं विद्यार्थियों वो कैसी होती हैं, स्थायी होती हैं। यानी कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, स्थायी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो भारत का क्षेत्र, यह जानकारी क्या होती है, स्थायी होती है भारतीय सर्वेक्षण विभाग से संबंधित। आपको विद्यार्थियों ये भी ध्यान रखना है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, देहरादून में है। कहाँ पर है विद्यार्थियों, देहरादून, उत्तराखंड के अंदर। तो वहाँ पर भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है और इसकी जो स्थापना है वो भी आप ध्यान रख लेना, कब हुई थी इसकी स्थापना, 1767 ईस्वी के अंदर भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो राज्यों के जो भौगोलिक क्षेत्रों की जो सही जानकारी प्रदान करने का जो कार्य है वो कौन सा विभाग करता है, आपका भारतीय सर्वेक्षण विभाग करता है। अब जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने जो जानकारियां उपलब्ध करवा दी हैं, यानी कि भौगोलिक जानकारियां उपलब्ध करवा दी हैं किसी क्षेत्र से संबंधित, अब उसके बाद में जो कार्य होता है वो कौन से विभाग का होता है, भू राजस्व विभाग का होता है। कौन से विभाग का होता है, भू राजस्व विभाग। अब भू राजस्व विभाग क्या करता है, जैसे मान लो कि आपके गांव की जमीन का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो इसने भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने बता दिया। अब जो भूमि आपके गांव की है उस भूमि का उपयोग वहां पर किस किस प्रकार से किया जा रहा है, इसका जो माप है या इसका जो रिकॉर्ड है वो रखने का जो कार्य है वो कौन करता है, भू राजस्व विभाग करता है। इसका मतलब ये हुआ कि गांव की जितनी भौगोलिक क्षेत्र है, गांव का जितना भौगोलिक क्षेत्र है उसके अंदर कितने भूभाग के ऊपर आपके वन क्षेत्र है, कितना भूभाग व्यर्थ भूमि के रूप में पड़ा हुआ है, कितना भूभाग प्रतिभूमि के रूप में है, कितने भाग पर चरागाह विकसित हुए हैं, कितना भाग सड़कों के रूप में या अन्य प्रकार से भूमि का जो उपयोग हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है, ये सारे के सारे जो कार्य हैं वो कौन सा विभाग रिकॉर्ड रखता है, इसका भू राजस्व विभाग इसका रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, तो कौन सा विभाग रिकॉर्ड रखता है ऐसा, तो भू राजस्व विभाग, यानी कि भूमि उपयोग से संबंधित जो कार्य है या भूमि उपयोग किस प्रकार से हो रहा है किसी क्षेत्र में, वो सारे के सारे रिकॉर्ड रखने का जो कार्य है वो भू राजस्व विभाग का होता है। और ये जो डाटा है आपको पता है, क्योंकि किसी गांव में एक वर्ष के अंदर ये डाटा में परिवर्तन हो सकता है। जैसे मान लो कि इस वर्ष कृषि कार्य ज़्यादा हो गया तो कृषि से संबंधित जो क्षेत्र है उसका उपयोग ज़्यादा हो गया, दूसरे वर्ष में हो सकता है कि कृषि कार्य कम हो जाए, प्रतिभूमि ज़्यादा छोड़ दी जाए। इन सब के बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे कि क्या होती है प्रतिभूमि, है ना, इन सबको हम समझेंगे अभी आगे। तो अभी आपको ये समझना है कि भू उपयोग से संबंधित जो रिकॉर्ड है वो कौन रखता है, भू राजस्व विभाग रखता है। और वन क्षेत्रों के अंदर, प्रतिभूमि के अंदर, जो व्यर्थ भूमि पड़ी हुई है उसके अंदर अगले साल, एक साल से दूसरे साल में क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। इसलिए इनके जो डाटा होते हैं या इनके जो रिकॉर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। यानी कि इनमें क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है, या फिर ये जो डाटा होते हैं ये घट या बढ़ सकते हैं। क्या हो सकते हैं, ये घट या बढ़ सकते हैं। अब जैसे मान लो कि वन क्षेत्र है तो वन क्षेत्र हो सकता है कि इस साल ज़्यादा हो
अगले साल वन कट गए हो वहाँ से, तो वन क्षेत्र क्या हो गया, कम हो गया। तो इस प्रकार के जो डाटा है वो कौन कौन सा विभाग लेता है, भू राजस्व विभाग लेता है। अच्छा, इसका जो कर्मचारी जो होता है, वो कर्मचारी भी आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों। ये जो कर्मचारी होता है भू राजस्व विभाग का, उसको आप जानते हो सब, ये पटवारी होता है। यानी कि जो सूचनाएं जो एकत्रित करने का जो कार्य है वो कौन करता है, पटवारी करता है ये कार्य। तो पटवारी के द्वारा ये कार्य किया जाता है भू राजस्व से संबंधित। जो पटवारी रिपोर्ट बना करके भेजता है तहसीलदार को, फिर तहसीलदार आगे कलेक्टर को भेज देता है, कलेक्टर फिर ये भू राजस्व विभाग को भेज देते हैं रिकॉर्ड को, और उसी रिकॉर्ड के आधार पर फिर गणना की जाती है कि जो भूमि है उसका उपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है। तो आई होप कि आप दोनों विभागों के अंदर जो अंतर है वो उसको आप समझ पा रहे होंगे। इसके भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो मानचित्र तैयार करता है, जो मानचित्रण तैयार होते हैं, उनकी जानकारियां हमेशा क्या होती हैं, स्थायी होती हैं। जैसे कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, स्थायी है। कौन सा विभाग कर रहा है कार्य, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है विद्यार्थियों, देहरादून के अंदर है। और देहरादून कौन से राज्य में है ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, ठीक है। और भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1767 ईस्वी के अंदर क्षेत्रों की सही जानकारी प्रदान करने के लिए, क्षेत्रों का मानचित्र तैयार करने के लिए इस विभाग की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो एक जो प्रश्न यहाँ पर मैंने आपको बताया, इस प्रश्न को भी आप ध्यान रखना, भू राजस्व विभाग भू उपयोग संबंधी अभिलेख रखता है। तो अभी आपने बात की कि भू उपयोग संबंधी जो डाटा है वो भू उपयोग संबंधी डाटा कौन रखता है, तो भू राजस्व विभाग ये भू उपयोग से संबंधित जो अभिलेख है उनको रखता है। अभी ये जो भू राजस्व विभाग है ये भू उपयोग को कितने वर्गों में बांटता है विद्यार्थियों, 9 वर्गों के अंदर बांटता है। यानी कि भूमि का जो उपयोग है वो कितने प्रकार से किया जाता है, तो 9 प्रकार से, यानी कि 9 वर्गों के अंदर भू उपयोग को रखा जाता है, ठीक है। ये जो 9 भू उपयोग हैं भू राजस्व विभाग के द्वारा जो 9 वर्गीकरण किए गए हैं, उन 9 वर्गीकरणों को हम संक्षेप में यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। अभी इस स्लाइड के अंदर तो केवल हम उसकी क्या बात करेंगे कि ये जो 9 वर्ग हैं ये कौन से 9 वर्ग हैं उनके बारे में बात करेंगे। फिर अगली जो क्लास होगी हमारी उसमें या फिर इसी वीडियो में आगे हम बात करेंगे, इस स्लाइड के बाद में दूसरी स्लाइड में, कि ये जो 9 वर्ग जो बताए गए हैं भू उपयोग का जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है उनकी क्या विशेषताएं हैं, क्या होता है इनके अंदर। अभी तो हम इस स्लाइड के अंदर तो केवल बात करेंगे इनके नाम से संबंधित कि जो 9 वर्गीकरण बताए हैं वो किस प्रकार से बताए हैं, और ये वर्गीकरण किसके द्वारा बताए गए हैं विद्यार्थियों, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो भू राजस्व विभाग इस प्रकार के जो वर्गीकरण है वो उसने कर रखा है, और कितने वर्गों में बांट रखा है इसको, 9 वर्गों के अंदर इसको बांट करके अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो आपने भारतीय सर्वेक्षण विभाग और भू राजस्व विभाग दोनों ही विभाग एक दूसरे से क्या है, पृथक हैं, इस बात को आप आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भूमि का जो उपयोग है वो किस प्रकार से हो रहा है, और कौन से 9 वर्ग हैं जो भू राजस्व विभाग के द्वारा बताए गए हैं। उन 9 वर्गों का केवल अभी हमें क्या याद रखना है, नाम याद रखना है, फिर आगे इनकी विशेषताओं से संबंधित भी बात हम करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, भू उपयोग संबंधी जो वर्गीकरण किया है भू राजस्व विभाग के द्वारा, वो भूमि को उपयोग को कितने वर्गों में, 9 वर्गों में किस प्रकार से बांटा है, कौन कौन से जो वर्ग हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। जैसे पहला यहाँ पर हम देख रहे हैं वर्ग, यहाँ पर भू उपयोग से संबंधित पहला किसके अधीन भूमि, वनों के अधीन क्षेत्र। पहला जो वर्गीकरण है वो क्या है, वनों के अधीन क्षेत्र, यानी कि भूमि का ऐसा क्षेत्र जो किसके अधीन है, वनों के अधीन है, ठीक है। दूसरा है बंजर व व्यर्थ भूमि, यानी कि ऐसी भूमि जो बंजर पड़ी हुई है और व्यर्थ है, यानी कि इस पर कृषि कार्य नहीं होता है, तो ऐसी भूमि, ठीक है। तीसरी कौन सा है, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, यानी कि ऐसी भूमि जो गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त की गई है, यानी कि उसके ऊपर कृषि कार्य नहीं हो रहा है। फिर स्थायी चरागाह क्षेत्र, स्थायी चरागाह क्षेत्र जैसे मान लो कि जो आवारा जो पशु होते हैं या फिर जो गोचर जो भूमि होती है वो स्थायी चरागाह क्षेत्र होते हैं। हर गांव के पास में ऐसी स्थायी चरागाह क्षेत्र होती है जिसका ऊपर जो अधिकार है वो वहाँ की जो स्थानीय या पंचायत जो है उसका अधिकार होता है इस भूमि के ऊपर, तो ये स्थायी चरागाह क्षेत्र है। फिर विविध तरु फसलों व उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र, ये 5वां जो वर्गीकरण है वे विविध तरु फसलों व उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र, यानी कि ये निजी क्षेत्र की भूमि होती है और इसके अंदर जैसे उपवन है, गार्डन वगैरह ये सब लगे हुए होते हैं, तो वो भूमि इसके अंदर उपयोग आता है। फिर है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, यानी कि ऐसी भूमि जो कृषि के योग्य तो है लेकिन अभी क्या पड़ी हुई है, व्यर्थ पड़ी हुई है। इस भूमि को अगर तकनीकी की सहायता से अगर इसको सुधारा जाए तो फिर इस भूमि को क्या बनाया जा सकता है, कृषि योग्य बनाया जा सकता है। लेकिन अभी ये भूमि क्या है, अभी ये व्यर्थ भूमि पड़ी हुई है और 5 वर्ष से अधिक
कितने वर्ष से अधिक विद्यार्थियों 5 वर्षों से अधिक अगर किसी भूमि को प्रति छोड़ दिया जाता है तो फिर वह भूमि कृषि योग्य व्यर्थ भूमि के अंदर आ जाती है। इस विशेषता संबंधित भी हम बात करने वाले हैं आगे। फिर है वर्तमान प्रतिभूमि। प्रतिभूमि विद्यार्थियों क्या होती है, यानी कि कृषि कार्य के दौरान जब हम किसी खेत के अंदर जब लगातार एक ही एक प्रकार की फसलें बोते जाते हैं तो उस मिट्टी की जो उत्पादक क्षमता है वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तो उस उत्पादकता को प्राकृतिक रूप से वापस बनाने के लिए क्या करते हैं, भूमि को परती छोड़ दिया जाता है। परती भूमि का मतलब ये होता है कि भूमि को क्या छोड़ देना, खाली छोड़ देना। ठीक है, तो खाली छोड़ना मतलब क्या होता है, प्रतिभूमि होती है। तो ये क्या है, वर्तमान प्रतिभूमि, और ये क्या है, पुरातन प्रतिभूमि। यानी कि एक वर्तमान प्रतिभूमि होती है और एक पुरातन प्रतिभूमि होती है। इन सब की परिभाषाओं के बारे में हम नेक्स्ट जो इसकी जो स्लाइड आएगी उस स्लाइड के अंदर हम इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। फिर है उसके बाद में निवल बोया गया क्षेत्र, या फिर इसको क्या कहते हैं हम, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। यानी कि ये वो क्षेत्र है जिसके ऊपर फसल बोई और काटी जाती है, वो क्षेत्र क्या कहलाता है, निवल या फिर शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से भू राजस्व विभाग के द्वारा कितने वर्गों में भू उपयोग को वर्गीकृत किया गया है, तो विद्यार्थियों कितने में, 9 वर्गों में। पहला कौन सा है, वनों के अधीन क्षेत्र। दूसरा कौन सा है, बंजर व व्यर्थ भूमि। तीसरा है गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, स्थायी चरागाह क्षेत्र, विविध तरु फसलों व उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, वर्तमान प्रतिभूमि, पुरातन प्रतिभूमि और निवल या शुद्ध बोया गया क्षेत्र। ठीक है, तो एक बार दोबारा से आप इसको ऐसे कैसे याद करेंगे, पहले वनों के अधीन क्षेत्र, बंजर व व्यर्थ भूमि, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, स्थायी चरागाह क्षेत्र, विविध तरु फसलों व उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र, फिर है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, वर्तमान प्रतिभूमि, पुरातन प्रतिभूमि और निवल या फिर शुद्ध बोया गया क्षेत्र। ठीक है, भू राजस्व विभाग की जो स्थापना है, भू राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना है वो कब हुई है, और भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, ये आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। और आगे की जो बातें हैं इनकी परिभाषाओं से संबंधित वो हम अभी करने वाले हैं। पहली जो स्लाइड देखी थी उसमें भू संसाधन के बारे में हमने बात की थी, और भारतीय सर्वेक्षण विभाग और भू राजस्व विभाग में अंतर जो है उसको हमने समझा था, और जो भू राजस्व विभाग के द्वारा जो 9 वर्गीकरण भू उपयोग के किए गए हैं वो 9 वर्गीकरण हमने याद किए थे। अब हम देखते हैं उनकी परिभाषा से संबंधित जो बातें हैं कि क्या होते हैं, जो 9 वर्गीकरण जो किए गए हैं उनको हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, और हमारी परीक्षा के अंदर जो एग्जाम है वो किस प्रकार से पूछा जा सकता है, इससे संबंधित हम बात इस वीडियो में इस समय हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम एक एक को करके समझते हैं। पहले हम देखते हैं वनों के अधीन क्षेत्र। पहला जो वर्गीकरण था वो क्या था, वनों के अधीन क्षेत्र। वन आपको पता है विद्यार्थियों कि ऐसी भूमि जिसके ऊपर क्या उगे हुए हैं, वन या वृक्ष लगे हुए हैं, और ये जो भूमि है ये अधिकृत क्षेत्र है, यानी कि जिसके ऊपर वन लगाने के लिए अधिकृत क्षेत्र है, उस भूमि के अंदर जो क्षेत्र है उसको वनों के अधीन क्षेत्र के रूप में हम वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, और ये जो वर्गीकरण है ये भी हम 2 प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। एक तो होता है अधिकृत क्षेत्र और एक वास्तविक क्षेत्र होता है, एक अधिकृत क्षेत्र होता है। अधिकृत क्षेत्र कौन सा होता है, जैसे मान लो सरकार के द्वारा किसी क्षेत्र को वनों के लिए आरक्षित कर दिया है, यानी कि सरकार के द्वारा ये बताया गया है कि इतने क्षेत्र के अंदर क्या वन लगाए जा सकते हैं। तो जितने क्षेत्र के अंदर वन के लिए भूमि छोड़ी गई है वो सारा का सारा क्षेत्र क्या होता है, वन अधिकृत क्षेत्र होता है। जरूरी नहीं है कि उसके अंदर कोई वन हो, लेकिन सरकार के द्वारा ये घोषित कर दिया गया है कि इस क्षेत्र का इतना जो भाग है उस पे वन लगाए जाएंगे और बाकी जो भूमि है उसको अन्य प्रयोग में लिया जाएगा। तो जितने भूभाग के ऊपर वनों के लिए उसको आरक्षित कर दिया जाता है तो वह वर्गीकृत वन क्षेत्र कहलाता है। और उसके अंदर जरूरी नहीं है कि उसके अंदर वन पाए जाएं, लेकिन क्षेत्र तो होता है लेकिन उसके अंदर वन नहीं होता है, जो खाली पड़ी होती है, यानी कि जिसको वनों के लिए आरक्षित कर दिया है सरकार के द्वारा। तो देखो ऐसा क्षेत्र जहां वृक्ष हो या ना हो किंतु सरकार द्वारा वनों के रूप में उनको क्या कर दिया है, अधिसूचित कर दिया है। तो ऐसा क्षेत्र जिसको सरकार के द्वारा वनों के लिए क्या कर दिया है, अधिसूचित कर दिया है, मतलब कि यहाँ क्या लगाए जाएंगे, वन लगाए जाएंगे या फिर यहाँ पर वन लगाए जा सकते हैं। फिर ऐसा जो क्षेत्र होता है उसको अधिकृत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, वन अधिकृत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अधिकृत वन अधिकृत क्षेत्र ऐसा क्षेत्र कहलाता है, यानी कि ये ऐसा क्षेत्र होता है जो सरकार के द्वारा वनों के रूप में अधिसूचित कर दिया जाता है।
अब जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर क्या हो, वृक्ष हो या नहीं हो, लेकिन वो क्षेत्र क्या हो गया है, वनों के लिए अधिसूचित हो गया है। ठीक है, वास्तविक या वन आवरण क्षेत्र कौन सा होता है, यहाँ वास्तविक रूप से क्या पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो वास्तविक क्षेत्र है जहां पर वास्तव में क्या लगे हुए हैं, वन लगे हुए हैं या वृक्ष वहां पर लगे हुए हैं, और ये है सरकार के द्वारा अधिसूचित जो क्षेत्र है वो है वनों के अधीन क्षेत्र। ठीक है, और आपको ये भी बताना है कि भारत की भूमि पर यानी कि भारत के कितने भूभाग के ऊपर क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए। आपको विद्यार्थियों ये छोटी क्लासों में हमने पढ़ा है, और आपको ये पता है कि भारत के 33% भाग के ऊपर क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए। कितने भाग पर वन होने चाहिए, 33% भूभाग पे क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसा क्षेत्र जो सरकार के द्वारा अधिसूचित कर दिया गया है अधिकृत वन क्षेत्र कहलाता है, और जरूरी नहीं है कि इसके ऊपर वृक्ष हो या नहीं हो। जबकि जो क्षेत्र पर वन लगे हुए हैं वो क्या कहलाता है, वास्तविक वन आवरण क्षेत्र कहलाता है। यहाँ वास्तविक रूप से क्या पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा जो क्षेत्र होता है वो वनों के अधीन क्षेत्र कहलाता है। आगे देखते हैं हम दूसरा, बंजर व व्यर्थ भूमि। नाम से ही पता है कैसी भूमि है ये, बंजर है और व्यर्थ है, यानी कि इस पर किसी प्रकार का कृषि कार्य नहीं किया जाता है। ये पूरी तरीके से क्या है, बंजर है। जो प्रचलित प्रौद्योगिकी यानी कि वर्तमान में जो प्रौद्योगिकी प्रचलित है उस प्रौद्योगिकी की मदद से हम उस भूमि को कृषि योग्य नहीं बना सकते हैं। तो ऐसी भूमि जिसको प्रचलित प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि योग्य नहीं बनाया जा सकता, वो भूमि क्या कहलाती है, बंजर भूमि कहलाती है। कैसी होती है वो, बंजर व व्यर्थ भूमि होती है। उदाहरण के हम देख सकते हैं, जैसे बंजर पहाड़ी जो भूभाग है, पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं उबड़ खाबड़, वहां पर प्रचलित प्रौद्योगिकी की मदद से भी वहां कृषि कार्य नहीं किया जा सकता है, तो उस भूमि को किसमें शामिल किया जाएगा, बंजर व व्यर्थ भूमि में शामिल किया जाएगा। ठीक है, ऐसे जैसे मान लो मरुस्थलीय जो भूभाग है, मरुस्थल पता है आपको कि वहां पर भी बहुत कम कृषि उत्पादन होता है, तो मरुस्थलीय क्षेत्र है, खड्ड है आदि जो क्षेत्र हैं ये जैसे उबड़ खाबड़ जो जैसे हम चंबल के जो बीहड़ क्षेत्र हैं, काफी उबड़ खाबड़ जो क्षेत्र होता है वो भी कृषि के लिए अनुपयुक्त क्षेत्र होता है, इसलिए उसको हम किस में रखते हैं, बंजर व व्यर्थ भूमि वाले भूभाग के अंदर रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, यानी कि गैर कृषि कार्यों के अंदर इस भूमि को प्रयोग में लिया गया है। ठीक है, देखो कौन सा, जैसे मान लो कि इसमें बस्तियां, आपका गांव जहां बसा हुआ है, आपका शहर जहां पर बसा हुआ है, तो जिस भूमि पर गांव और शहर बस गए हैं वो भूमि अब कृषि योग्य नहीं रही है या उस पर कोई कृषि कार्य नहीं किया जाता, तो ऐसी भूमि को हम क्या कहते हैं, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि कहते हैं। ऐसे देखो अवसंरचना, अवसंरचना यानी कि जहां पर सड़कें बन गई हैं या फिर जहां से नदी होकर के जा रही है या फिर कोई नहर बना दी गई है वहां पर, तो ऐसे ही जो अवसंरचना का निर्माण किया गया है, किसी पुल का निर्माण कर दिया गया है, रेल मार्ग बिछा दी गई है, तो इस प्रकार से जिस अवसंरचना का निर्माण किया गया है, तो वो जो भूमि है जिसके ऊपर उस अवसंरचना का निर्माण हुआ है वहां पर कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता, कृषि कार्य नहीं किया जा सकता, इसलिए वो क्या कहलाएगा, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि कहलाएगी। ऐसे देखो जिस भूमि के ऊपर क्या लग गए हैं, उद्योग लग गए हैं या फिर दुकानें बन गई हैं आदि हेतु जिस भूमि का उपयोग किया जाता है वो भूमि क्या कहलाती है, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि कहलाती है। और आपको पता है विद्यार्थियों कि जैसे जैसे द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों में जैसे जैसे अर्थव्यवस्था जारी है और मानव क्रियाकलाप प्राथमिक से द्वितीयक तृतीयक क्रियाकलापों की तरफ जा रहे हैं, तो ये वाली जो गैर कृषि कार्यों में जो प्रयुक्त भूमि है इसकी जो मांग है या इसकी जो मात्रा है वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, जनसंख्या में वृद्धि होगी तो अवसंरचनाओं का निर्माण करना पड़ेगा, बस्तियां बसानी पड़ेंगी, गाँव का विस्तार होता चला जाएगा, शहरों का विस्तार होता चला जाएगा, सड़कें बड़ी बड़ी बिछाई जाने लगेंगी, रेल मार्ग बहुत ज्यादा बिछाए जाने लगेंगे। तो ये वाली जो भूमि का जो प्रकार है कौन सा, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो वैसे वैसे गैर कृषि कार्यों में जो प्रयुक्त भूमि है ये भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये गैर कृषि कार्यों में जो प्रयुक्त भूमि है नाम से भी स्पष्ट है कि गैर कृषि कार्यों में इस भूमि को प्रयोग में लिया जाता है। तो बस्तियां यानी कि शहरी बस्तियां, ग्रामीण बस्तियां बसाने में, अवसंरचना सड़कें, रेल मार्ग, नहरें, इस प्रकार की जो अवसंरचना है उसके निर्माण में, उद्योगों में, दुकानों में आदि हेतु जो भूमि का उपयोग किया जाता है उसको हम गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि में रखते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारे पास में स्थायी चरागाह क्षेत्र। क्या है ये, स्थायी चरागाह क्षेत्र होते हैं, यानी कि गांव के पास में ऐसी भूमि होती है जहां पर जो आवारा जो पशु होते हैं या गोचर भूमि जिसको हम बोलते हैं, तो वहां
पूरी जो पंचायत होती है उस पंचायत की वह जमीन होती है, उस जमीन का जो उपयोग है वो गोचर के लिए किया जाता है। ऐसी भूमि को हम क्या कहते हैं, स्थायी चरागाह क्षेत्र कहते हैं, यानी कि पशुओं के चराने के लिए उस भूमि का उपयोग में लिया जाता है। और इस भूमि पर किसका अधिकार होता है, ग्राम पंचायत या सरकार का स्वामित्व होता है। यह भूमि किसकी होती है, या तो ग्राम पंचायत की होती है या फिर सरकार की यह भूमि होती है। हालांकि वो बात अलग है कि ऐसी भूमियां अब गांव में नहीं बची हैं, या तो जहां पर इस प्रकार की भूमि होती है आसपास के क्षेत्र में जिनके खेत होते हैं, मकान होते हैं, वो ही उस भूमि के ऊपर क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसी भूमि स्थायी चरागाह क्षेत्र कहलाता है। इस भूमि पर ग्राम पंचायत या सरकार का स्वामित्व होता है। और ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाली भूमि को हम किस नाम से जानते हैं विद्यार्थियों, साझा संपत्ति संसाधन इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, साझा संपत्ति संसाधन के नाम से इनको हम जानते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, छोटा प्रश्न, कि ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाली भूमि को खालिस्तान कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है विद्यार्थियों, साझा संपत्ति संसाधन इनको कहा जाता है। तो ये प्रश्न आपको जरूर याद रखना है। या फिर इसमें प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ग्राम पंचायत या सरकार के स्वामित्व वाली जो भूमि होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो स्थायी चरागाह जो क्षेत्र होता है वो ग्राम पंचायत या फिर सरकार के स्वामित्व में होती है। और ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाली जो भूमि है उसको हम स्पेशली किस नाम से जानते हैं, साझा संपत्ति संसाधन, यानी कि ऐसी भूमि जिसपे पूरे गांव का अधिकार होता है। साझा संपत्ति यानी कि सभी की यह क्या होती है, एक साझा संपत्ति होती है, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, साझा संपत्ति संसाधन, जो ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाली भूमि होती है। तो आपको ये जो लाइन है ये ऐसे कैसे आपको याद रखनी है। रिक्त स्थान वाला जो प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम में वो ऐसे पूछा जा सकता है कि ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाली भूमि को खालिस्तान कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, साझा संपत्ति संसाधन इसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन, विविध तरु फसलों व उपवनों के अंतर्गत वह भूमि जिस पर उद्यान व फलदार वृक्ष लगे हुए हैं। यानी कि ऐसे कुछ गांव के ऐसे सेठ साहूकार होते हैं जो अपने निजी प्रयोग के लिए क्या लगा लेते हैं, कोई बाग लगा लेते हैं, कोई उद्यान लगा लेते हैं, यानी निजी क्षेत्र का जो इस प्रकार का जो बगीचा होता है उस बगीचे को हम कृषि कार्यों में तो प्रयुक्त नहीं हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर कोई ना कोई प्रयोग में लिया जा रहा है। तो ऐसी भूमि को हम किस में रखते हैं, विविध तरु फसलों व उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र के अंदर रखते हैं। ये वाली जो भूमि होती है ये ज्यादातर निजी स्वामित्व में होती है, तो ऐसी भूमि को हम क्या कहते हैं, विविध तरु फसलों व उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र, इसके अंदर उसको शामिल करते हैं। बाद में देखते हैं अपन कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, यानी कि कृषि योग्य तो है लेकिन अभी क्या पड़ी हुई है, ये भूमि व्यर्थ पड़ी हुई है। कृषि योग्य है लेकिन व्यर्थ भूमि है, तो ऐसी कौन सी भूमि होती है जो कृषि योग्य है लेकिन उसके बावजूद वो क्या पड़ी हुई है, व्यर्थ भूमि पड़ी हुई है। तो देखो इसको परिभाषा याद रखना, वह भूमि जो पिछले 5 वर्षों तक या अधिक समय तक कृषि रहित होती है। यानी कि ऐसी भूमि जो पिछले 5 वर्षों तक, यानी कि पिछले 5 वर्षों में उसके ऊपर कोई उत्पादन नहीं किया गया है और 5 वर्ष या इससे भी अधिक समय तक उसको क्या छोड़ा गया है, परती छोड़ा गया है, तो ऐसी भूमि को हम क्या कहते हैं, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहते हैं। अब ऐसी जो कृषि भूमि जो क्षेत्र होता है इसके ऊपर तकनीकी की सहायता से हम उसको दोबारा से कृषि योग्य उपयोग लेने के लिए उसको काम में ले सकते हैं या उसको उपयोगी बना सकते हैं। तो ऐसी भूमि को क्या कहते हैं, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहते हैं। यानी कि इस भूमि के ऊपर तकनीकी की सहायता से क्या किया जा सकता है, वापस से उत्पादन कार्य किया जा सकता है। तो क्या ध्यान रखना है अपने को, वह भूमि जो पिछले 5 वर्षों तक या अधिक समय तक कृषि रहित होती है वह भूमि क्या कहलाती है, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहलाती है। क्या कहलाती है विद्यार्थियों, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहलाती है, जो पिछले 5 वर्षों से जिसके ऊपर कृषि कार्य नहीं किया गया। ठीक है, फिर उसके बाद में है वर्तमान प्रतिभूमि और ये पुरातन प्रतिभूमि। यहां से आपको प्रश्न भी देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम के अंदर कि वर्तमान प्रतिभूमि और पुरातन प्रतिभूमि के अंदर क्या अंतर है, अंतर को लिखिए। या फिर ये वर्तमान प्रतिभूमि की परिभाषा पूछ सकता है, पुरातन प्रतिभूमि क्या होती है इसकी परिभाषा से संबंधित प्रश्न आ सकता है। तो आपको कैसा भी प्रश्न आए आपको याद रखना है, याद क्या रखना है, आपको समझना है पहले तो वर्तमान प्रतिभूमि क्या होती है और पुरातन प्रतिभूमि क्या होती है। देखो प्रतिभूमि का मतलब जैसे अभी मैंने बताया आपको कि प्रतिभूमि हम क्यों छोड़ते हैं कि जैसे लगातार हम किसी खेत के अंदर लगातार एक ही एक फसल को बोते जाते हैं तो मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं वो मिट्टी के पोषक तत्व उस फसल के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं या फिर उस मिट्टी में उस फसल के लिए उन पोषक तत्वों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। जैसे मान लो कि इस बार हमने गेहूं बो लिया, रबी की ऋतु में गेहूं बो लिया, फिर हमने खरीफ की ऋतु में हमने चावल बो लिया या बाजरा बो लिया, फिर अगले साल फिर गेहूं बो लिया, फिर बाजरा बो लिया,
फिर गेहूं बो लिया, फिर बाजरा बो लिया। तो लगातार जब हम इस प्रकार के कार्य करते जाएंगे या लगातार इस प्रकार की कृषि कार्य करते जाएंगे तो मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं जो उस फसल के लिए आवश्यक है, वो पोषक तत्वों की क्या हो जाएगी, मिट्टी के अंदर कमी हो जाएगी। अब उस मिट्टी के अंदर जब पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी तो जब हम उस फसल को लगातार बोते जाएंगे तो उसका उत्पादन धीरे धीरे क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो उस उत्पादन को बढ़ाने के लिए या भूमि की जो उर्वरता है, भूमि की जो उत्पादन क्षमता है, उस उत्पादन क्षमता को वापस से प्राकृतिक तरीके से यानी कि नेचुरल तरीके से उसको दोबारा से बनाने के लिए उस भूमि को क्या कर दिया जाता है, खाली छोड़ दिया जाता है। तो ऐसी जो भूमि होती है उस भूमि को हम किस नाम से जानते हैं विद्यार्थियों, प्रतिभूमि के नाम से जानते हैं। तो ये जो प्रतिभूमि जो हम छोड़ रहे हैं, या तो हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि अभी हमने गेहूं का उत्पादन ले लिया, तो गेहूं का उत्पादन लेने के बाद में हमने क्या कर दिया, जमीन को खाली छोड़ दिया, 6 महीने के लिए खाली छोड़ दिया, 8 महीने के लिए खाली छोड़ दिया। फिर उसके बाद में उसमें दूसरी जो फसल है वो बो दी हमने, और फिर उसके बाद में खाली छोड़ दिया, फिर उसके बाद में एक फसल बो ली हमने। तो इस प्रकार से 1 वर्ष से भी कम समय के लिए हमने इस खेत को क्या छोड़ा है, खाली छोड़ा है, यानी कि उसको परती छोड़ा है। तो ऐसी जो भूमि होती है जो 1 वर्ष से कम समय के लिए क्या छोड़ दी जाती है, परती छोड़ी जाती है, वो भूमि क्या कहलाती है, वर्तमान प्रतिभूमि कहलाती है। यानी कि इसके ऊपर अभी जो इसको खेत को खाली छोड़ा गया है और अब इसके अंदर फसल बोई जाएगी। उसका फायदा क्या होता है, मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व हैं वो उसमें प्राकृतिक रूप से यानी कि नेचुरल तरीके से उसके अंदर मिट्टी के पोषक तत्व आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो फसल का जो उत्पादन है वो क्या हो जाता है विद्यार्थियों, बढ़ जाता है। तो ऐसी भूमि जो 1 वर्ष से कम, वह भूमि जो 1 कृषि वर्ष या उससे कम समय तक कृषि रहित रहती है, क्या कहलाती है, वर्तमान प्रतिभूमि कहलाती है। तो याद क्या रखना है आपको कि 1 वर्ष से कम समय तक खाली रहने वाली भूमि को हम क्या कहते हैं, वर्तमान प्रतिभूमि कहते हैं। अब यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है 1 कृषि वर्ष। ये कृषि वर्ष का मतलब क्या है विद्यार्थियों, जैसे हमारा जनवरी से दिसंबर तक का वर्ष चलता है, इसी तरीके से जो कृषि वर्ष होता है वो हमारा जुलाई से जून के मध्य चलता है। कहाँ तक चलता है, जुलाई से, 1 जुलाई से और 30 जून के मध्य जो है वो हमारा कौन सा ईयर चलता है, कृषि वर्ष चलता है। तो कृषि वर्ष क्या होता है, जुलाई से लेकर के जून, यानी कि जुलाई में जब वर्षा ऋतु आरंभ होती है तो वर्षा ऋतु के आरंभ से और अगली जो वर्षा ऋतु आती है तब तक का, यानी कि जुलाई से जून तक का जो वर्ष होता है उसको हम 1 कृषि वर्ष बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। तो वह भूमि जो 1 कृषि वर्ष या उससे कम समय तक कृषि रहित रहती है, कृषि रहित का मतलब उसके ऊपर कृषि कार्य नहीं किया जाता है, तो वह वर्तमान प्रतिभूमि कहलाती है। अब ये प्रश्न ऐसे कैसे रिक्त स्थान की पूर्ति वाले में भी आ सकते हैं। ठीक है, वह भूमि जो 1 कृषि वर्ष या उससे कम समय तक कृषि रहित रहती है, खालिस्तान भूमि कहलाती है। क्या कहलाती है, खालिस्तान भूमि कहलाती है। तो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना है कि खालिस्तान भूमि में क्या आएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा विद्यार्थियों, वर्तमान प्रतिभूमि आ जाएगा। उसके बाद में देखते हैं अपन पुरातन प्रतिभूमि क्या होती है। 1 वर्ष से अधिक, कितने वर्ष से अधिक, 1 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष से कम समय के लिए, यानी कि 1 साल से तो अधिक और 5 वर्ष से कम समय के लिए अगर किसी भूमि को खाली छोड़ा जाता है या फिर उसको परती छोड़ा जाता है तो वह भूमि क्या कहलाती है, पुरातन प्रतिभूमि। यानी कि पुरातन मतलब पुरानी प्रतिभूमि है, यानी कि 2-3 साल से वह भूमि खाली पड़ी है और अब उसको कृषि कार्य में प्रयोग में लिया जाने लगा है। तो ऐसी भूमि क्या कहलाती है, पुरातन प्रतिभूमि कहलाती है। अगर 1 वर्ष से कम समय के लिए परती छोड़ा जाता है तो वर्तमान प्रतिभूमि, और 1 वर्ष से लेकर के और 5 वर्ष तक अगर खाली छोड़ा जाता है तो पुरातन प्रतिभूमि कहलाएगी। और अगर 5 साल से भी अधिक समय तक के लिए उसको परती छोड़ा जाता है तो कृषि योग्य क्या कहलाएगी, वो व्यर्थ भूमि कहलाएगी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि कृषि योग्य व्यर्थ भूमि क्या होती है, वर्तमान प्रतिभूमि क्या होती है और पुरातन प्रतिभूमि हम किसे कहते हैं। तो 1 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष से कम समय तक कृषि रहित रहती है यह भूमि, तो इसको हम क्या कहते हैं, पुरातन प्रतिभूमि के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, तो तीनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि यानी कि 5 वर्ष या 5 वर्ष से अधिक समय तक क्या रहती है, परती रहती है, तो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहलाती है। और इसको उचित जो तकनीकी का प्रयोग करके इसको दोबारा से कृषि योग्य बनाया जा सकता है। दूसरा है जो वर्तमान जो प्रतिभूमि है, 1 वर्ष से कम समय तक के लिए इसको क्या छोड़ा जाता है, जब खेतों को खाली छोड़ दिया जाता है तो वह भूमि क्या कहलाती है, वर्तमान प्रतिभूमि कहलाती है। उद्देश्य क्या है भाई प्रतिभूमि छोड़ने का, ताकि मिट्टी के अंदर जो प्राकृतिक जो रूप से इसके अंदर उर्वरता इसकी क्या हो जाए, वापस से आ जाए। तो ऐसी भूमि को हम
वर्तमान प्रतिभूमि कहते हैं। और 1 वर्ष से और 5 वर्ष के समय तक अगर किसी भूमि को परति छोड़ा जाता है तो वो क्या कहलाती है, पुरातन प्रतिभूमि के नाम से उसको हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं विद्यार्थी, उसको पुरातन प्रतिभूमि के नाम से उसको हम जानते हैं। तो 1 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष से कम, 1 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष से कम समय तक कृषि रहित रहती है, वह भूमि क्या कहलाती है, पुरातन प्रतिभूमि कहलाती है। क्या कहलाती है विद्यार्थियों, पुरातन प्रतिभूमि कहलाती है। अब जो अंतिम जो है हमारा, अगर आपको क्लास समझ में आ रही है और आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, ताकि सभी को इसका फायदा मिले और सभी जो बोर्ड की जो तैयारी है वो उसको बेहतरीन तरीके से कर सके। हमारा जो उद्देश्य है वो बेहतरीन तरीके से बोर्ड परीक्षाओं के अंदर स्कोर करना है, और बोर्ड परीक्षा के साथ साथ जो भूगोल विषय है उसको भी आसानी से समझने का प्रयास हम कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए आप देखते हैं जो अंतिम जो वर्गीकरण है वो क्या है, निवल बोया गया क्षेत्र, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, इंग्लिश में इसको नेट बोया गया क्षेत्र कहते हैं, या निवल बोया गया क्षेत्र या शुद्ध बोया गया क्षेत्र इसको कहा जाता है। तो यह कौन सी भूमि होती है, वह भूमि जिस पर क्या किया जाता है, फसलें बोई जाती हैं, वह उनको काटा जाता है। तो ऐसी भूमि जिसमें फसलें बोई जा रही हैं और उनको काटा जा रहा है, ऐसी भूमि को हम किस नाम से जानते हैं विद्यार्थियों, निवल बोया गया क्षेत्र या शुद्ध बोया गया क्षेत्र के नाम से उसको हम जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भू संसाधन है या भू उपयोग, जो मिट्टी मृदा का जो या भूमि का जो उपयोग हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है, उस वर्गीकरण को कितने भागों में बांटा गया है विद्यार्थियों, 9 भागों के अंदर बांटा है। और ये जो 9 भागों के अंदर बांटने वाला जो विभाग है वो कौन सा विभाग है, या भू उपयोग से संबंधित जो डाटा है उनको अभिलेखित करने का जो कार्य है वो कौन सा विभाग करता है, ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, जो पिछले स्लाइड के अंदर हमने बात की थी। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा वनों के अधीन भूमि क्या होती है। वनों के अधीन भूमि को 2 भागों में, एक अधिकृत क्षेत्र और एक होता है वास्तविक या वन आवरण क्षेत्र, दोनों के अंदर डिफरेंस होता है, दोनों में अंतर होता है, उस अंतर को भी आपको समझना है। अधिसूचित क्षेत्र वो होता है जो सरकार के द्वारा अधिसूचित कर दिया गया है, यानी कि इस क्षेत्र के ऊपर वन उगाए जा सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उतने क्षेत्र के ऊपर वन उगाए गए हों। ठीक है, तो वो वास्तविक या वन आवरण क्षेत्र होता है जिसके ऊपर वास्तव में क्या मिलते हैं, वन मिलते हैं। फिर बंजर व व्यर्थ भूमि, जो प्रचलित प्रौद्योगिकी यानी वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी विकसित हो गई है उस टेक्नोलॉजी की मदद से भी इस भूमि को कृषि योग्य नहीं बनाया जा सकता है, तो ऐसी भूमि बंजर व व्यर्थ भूमि में रखी जाती है। जैसे बंजर पहाड़ी भूभाग है, मरुस्थल खंड है। गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, जहां पर गांव बस गए, शहर बस गए, सड़कें बन गई, रेल मार्ग बन गया, उद्योग धंधे लग गए, ऐसी जो भूमि होती है वो क्या होती है, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि होती है। स्थायी चरागाह क्षेत्र, इसमें प्रश्न जो है आपका वो ध्यान रखना, ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाली भूमि को हम क्या कहते हैं, ये भी आपको कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर देना है इसका। फिर विविध तरु फसलें, यानी कि निजी जो वन जो लगा दिए जाते हैं, बाग जो लगा दिए जाते हैं, वो इसके अंदर आते हैं। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, यानी कि 5 वर्ष से कम समय के लिए, 5 वर्ष से अधिक समय के लिए अगर किसी भूमि को परति छोड़ा जाता है तो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहलाता है। पुरातन प्रतिभूमि, 1 वर्ष से तो अधिक और 5 वर्ष से कम समय तक के लिए इसको खाली छोड़ा जाता है तो पुरातन प्रतिभूमि कहलाती है। और वर्तमान प्रतिभूमि क्या कहलाती है, 1 वर्ष से भी कम समय तक के लिए अगर खेतों को खाली छोड़ा जाता है तो वो वर्तमान प्रतिभूमि कहलाती है। और निवल बोया गया क्षेत्र क्या कहलाता है, वह भूमि जिस पर फसलें बोई व काटी जाती हैं वह क्षेत्र क्या कहलाता है, आपका शुद्ध बोया गया क्षेत्र या निवल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो आई होप कि विद्यार्थियों आपको आज की जो क्लास है हमारी समझ में आई होगी, और भू उपयोग का जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार से किया गया है वो भी आपको समझ में आएगा अच्छे से। और आगे की जो क्लासें हैं वो लगातार आपकी चलती रहेंगी, और आप निरंतर रूप से इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी और आप एक बेहतरीन स्कोर के साथ में बोर्ड परीक्षा के अंदर सफल होंगे। और आप निरंतर रूप से इसी तरीके से प्रयास करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।